नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। ड्रीम 11 फैंटेसी यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, डिटेल वीडियो के बाद में बारी आ चुकी है ग्रैंड लीग की वीडियो की। इसमें हम बात करेंगे कि कौन कौन से खिलाड़ी सेफ हैं, कौन से रिस्की हैं, किस पर रिस्क लिया जा सकता है, डिफरेंशियल पिक कौन कौन से हैं, कुछ ग्रैंड लीग के कॉम्बिनेशन आप लोगों के साथ में शेयर किए जाएंगे। तो सब कुछ आपको ध्यान से देख लेना, जिसके बाद आप जब ग्रैंड लीग के कॉम्बिनेशन बनाने निकलेंगे तो बहुत आसानी हो जाएगी आप लोगों के लिए। चलिए बात करते हैं। मैच है चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच में। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहला काम है चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पर प्रेस कर देना, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। और जितना भी दोस्तों हम अभी एनालिसिस करेंगे ये बहुत हद तक डिपेंड करेगा पिच रिपोर्ट के ऊपर। और जो पिच रिपोर्ट है वो मैं आपको टॉस के टाइम पे टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा। तो अगर आप लोग टेलीग्राम पर हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तो ज्वाइन कर लो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको कॉमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए बात कर लेते हैं धोनी और शुभमन गिल के बीच होने वाले इस मैच के बारे में। सबसे पुराना और सबसे नए कप्तान। अब यहां पे देखिएगा, वेन्यू है एम ए चिदम्बरम स्टेडियम, चेपॉक, चेन्नई। और चेन्नई की जैसे ही बात आती है तो दो चीजें आपके दिमाग में जोरों से कौनती होंगी कि भाई स्पिनर्स विकेट निकालेंगे, स्पिनर्स विकेट निकालेंगे। और अगर हम बात करें पिछले मैच की तो ऐसा पिछले मैच में हमने देखा नहीं है। पिछले मैच में बहुत ज़्यादा स्पिनर्स को विकेट नहीं मिले। इसके पीछे का एक छोटा सा रीज़न है कि यहाँ पे जो नॉर्मली है वो आपको दो तरह के विकेट देखने मिलते हैं। एक बहुत हार्ड होता है जिस पर बल्लेबाज कमाल करते हैं, एक जो विकेट हमें देखने मिलता है जो हल्का सा स्पिन फ्रेंडली होता है। अब पिछले मैच में हमें थोड़ा हार्ड विकेट देखने मिला था और यहाँ की जो बाउंड्रीज है वो थोड़ी छोटी ही है, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी बाउंड्रीज है। आपको 68 मीटर तक की बाउंड्री यहाँ पर देखने मिल जाती है। और इस मैदान पर टोटल 131 मैचेस खेले गए, जिनमें से 69 बार 69 टाइम ऐसा हुआ है कि पहले बैटिंग करने वाली टीम ने मैच को विन किया है। और दोस्तों नॉर्मली जहां स्पिन फ्रेंडली विकेट हम देखते हैं ना, वहां पे अधिकतर मैचेस में आपको पहले बैटिंग करने वाली टीम ही जीतती हुई नजर आती है। इसके पीछे का ज्यादा कोई बड़ा लॉजिक है नहीं। इतना सा लॉजिक है कि सेकंड इनिंग में बॉल और ज्यादा टर्न करने लगती है, पिच थोड़ा सा खराब हो जाता है, सिर्फ इतनी सी बात है। अब यहाँ पे जो लास्ट मैच खेला गया था उसकी अगर हम बात करें तो स्कोर हुआ था 173 का और सीएसके ने 176 बनाया था। जबकि स्टार्टिंग में इतने जल्दी विकेट चले गए थे, उसके बावजूद भी 173 बन गया। तो अब इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि बैटिंग विकेट तो था। और सीएसके ने बड़ी आसानी से सिर्फ 19वीं ओवर में 176 बना लिया था। यहाँ पे आप देखेंगे नंबर 6 के प्लेयर ने स्कोर किया और यहाँ पे रचिन रविंद्र ने स्कोर किया। मैं बहुत शॉर्ट में अगर आपको बताऊं, क्योंकि हमने डिटेल में अपनी डिटेल वीडियो में बात किया था, आप उसको जरूर देखिएगा क्योंकि वहीं पे आपको रिकॉर्ड्स के बारे में पता चलेगा। तो यहाँ पे जो बहुत शॉर्ट में अगर मैं आपको बताऊं तो आप इतना करना कि इस मैदान के ऊपर आप टॉप 3 पे फोकस करके चलना दोनों इनिंग्स में, फर्स्ट इनिंग में भी सेकंड इनिंग में भी। इस मैदान पे स्पिनर्स को विकेट मिलता है, लेकिन वो पिच रिपोर्ट के आधार पे होगा क्लियर। तो जो पिच रिपोर्ट है वो आपको टेलीग्राम पे दूंगा, नहीं तो आप फिर भी यहाँ पे इतना कोशिश करिए कि डेथ ओवर की गेंदबाजों पे फोकस करना। पावर प्ले की गेंदबाज बहुत ज्यादा फायदेमंद हर मैच में नहीं होंगे। हालांकि इस वाले मैच के अंदर जरूर 3 विकेट निकाल दिए थे, लेकिन मैं कहूंगा इसमें गलती बहुत हद तक बल्लेबाजों की थी। जो मुस्तफिजुर रहमान ने विकेट निकाला था उनके अंदर मैं वो क्वालिटी नहीं देखता हूँ। रिसेंटली जो 3 से 4 विकेट हर मैच के अंदर निकाल करते, उस मैच में 4 विकेट निकाल दी मुस्तफिजुर रहमान ने, बहुत बड़ी बात थी। अब आपको करना यह है कि टॉप 3 पे फोकस करना है, डेथ ओवर के गेंदबाजों पे फोकस करना है और स्पिनर्स जो क्वालिटी वाला है तो उस पे तो आपको नजर नॉर्मल में भी रखनी ही पड़ेगी। ये चीजें हैं इस ग्राउंड से रिलेटेड। इसके अलावा आपको कहीं नहीं जाना है। पावर प्ले में आपको बहुत हद तक सिर्फ 1 विकेट ही देखने मिलना चाहिए। ये इस ग्राउंड की कहानी अभी तक तो रही है और आगे भी रहने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। अब इसके बाद अगर हम दोस्तों बात करते हैं दोनों टीम्स की प्लेइंग 11 की, और प्लेइंग 11 के साथ में हम ये देखेंगे कि कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जो कैप्टन बनने के लायक हैं, कैप्टन बन सकते हैं, और कौन से पे रिस्क लिया जा सकता है। खास तौर से इस मैच के लिए हम बात करेंगे। तो यहाँ पे आप देखिएगा रचिन रविंद्र, ऋतुराज गायकवाड़ ये ओपन करते हुए नजर आएंगे। फिर आपको मिलेंगे अजिंक्य रहाणे और फिर आएंगे डैरेल मिचेल, शिवम दुबे और इसके बाद है रविंद्र जडेजा। बॉलिंग ऑप्शंस की बात कर ली जाए पहले कि कौन कौन कितने ओवर डाल सकता है, तो तुषार देशपांडे, तीक्षाना, मुस्तफिजुर रहमान, दीपक चहर, ये ओनली दोस्तों देखा जाए तो सिर्फ 4 मेन बॉलर है। फिर आपको जडेजा मिल रहे हैं, तो मतलब इस टीम के पास में 5 जो रेगुलर बॉलर हैं वही आपको गेंदबाजी करते हुए नजर आ जाएंगे। इसके अलावा रचिन रविंद्र का इस्तेमाल 1 या 2 ओवर के लिए और बहुत ज्यादा से ज्यादा डैरेल मिचेल का इस्तेमाल हो सकता है, बाकी जरूरत नहीं है इनको। अब अगर कैप्टन वाइस कैप्टनसी की बात करें, ऐसे खिलाड़ी बता देता हूं जो कैप्टन बन सकते हैं इस ग्राउंड के ऊपर और इस टीम के सामने,
उनका नाम आप पहले ही यहाँ से नोट करके चलिएगा। पहला जो आपको देखने मिलेगा एक है ऋतुराज गायकवाड़ का। ऋतुराज गायकवाड़ का जो रिकॉर्ड है वो बहुत अच्छा है अगर हम देखें गुजरात के सामने। तो आप गायकवाड़ पे थोड़ा सा फोकस कर सकते हो। फिर गायकवाड़ के बाद में सीधा एक प्लेयर आपको निकल कर आता है डायरल मिचेल। ये आपके लिए कैप्टनसी का काम कर सकता है। और इसके बाद है दोस्तों शिवम दुबे। बस ये 3 यहाँ पे ऐसे प्लेयर है जो कैप्टनसी का काम कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा यहाँ से लेकर यहाँ तक एक भी प्लेयर ऐसा नहीं जिसको आप कैप्टन बना सको। बस इतना सा है कि देश पांडे हैं, इन्होंने पिछले साल डेथ ओवर में अच्छी गेंदबाजी की थी, इस साल उतनी अच्छे नहीं रहे। अगर डेथ ओवर में 2 ओवर डालते हैं तो फिर एक ये नाम ऐड कर सकते हैं। बाकी शिवम दुबे, डायरल मिचेल और ऋतुराज गायकवाड़, ये सिर्फ 3 नाम ऐसे हैं जो जीएल में, ग्रैंड लीग में कैप्टनसी का काम इस मैच में खास तौर से अच्छा कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगर कुछ कंडीशंस की बात की जाए तो यहाँ पे ऐसी कोई विशेष कंडीशन नहीं है। शिवम दुबे को सिर्फ फर्स्ट इनिंग के अंदर, पहली पारी के अंदर कैप्टन बना के चलिएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर रिस्क लेना है तो सेकंड इनिंग में इनको कैप्टन बनाने का फायदा नहीं है। जितना भी इनको फायदा है कैप्टन बनाने का वो सिर्फ पहली इनिंग के अंदर है। इसके अलावा डायरल मिचेल को आप दोनों इनिंग्स में ट्राई कर सकते हो, गायकवाड़ को आप दोनों इनिंग्स के अंदर ट्राई कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर आते हैं हम दूसरी टीम की तरफ। तो गुजरात की तरफ अगर आप देखेंगे तो आपको रिद्धिमान शाह नजर आएंगे शुभमन गिल के साथ में। फिर आपको साई सुदर्शन मिलते हैं, ओमारजई मिलते हैं और डेविड मिलर, विजय शंकर और इसके अलावा राहुल तेवटिया यहाँ पे मौजूद है। इस टीम के पास में बॉलिंग ऑप्शन देखोगे आप 1, 2, 3, 4, 5 और 6 बॉलिंग ऑप्शन है इस टीम के पास में। अब जिसमें ओमारजई लगभग 3 से 4 ओवर पूरे कर जाएंगे और मोहित शर्मा अपने 4 ओवर पूरे करेंगे, मतलब 8 ओवर यहाँ पे खत्म है। स्पेंसर जॉनसन का दोस्तों फिक्स नहीं है, राशिद खान अपने 4 ओवर पूरे कर देंगे। अब 12 ओवर कंप्लीट हो चुके हैं। अब बचे हुए जो 8 ओवर है वो जाएगा स्पेंसर जॉनसन, उमेश यादव और आर साई किशोर के पास में। ये 3 गेंदबाजों में जो ओवर से बचे हुए वो डिस्ट्रीब्यूट होंगे। अब आपको ये देखना है कि यहाँ से कौन कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जो कैप्टनसी का काम कर सकते हैं। पीछे 3 नाम बताए थे, उन पे नजर रखिएगा खास तौर से। अब यहाँ पे देखिएगा रिद्धिमान शाह, शुभमन गिल अभी दौड़ में नहीं है। यहाँ पे पहला नाम आपको मिलता है वो है साई सुदर्शन का। साई सुदर्शन ऐसे खिलाड़ी हैं जो खड़े रह सकते हैं। इसके बाद अजमतुल्लाह उमर से दूसरा नाम है। ये दोनों सिचुएशन में, चाहे पहली इनिंग हो या दूसरी इनिंग हो, आप दोनों में इन दोनों को कैप्टन वाइस कैप्टन, मतलब कैप्टन इसको भी कैप्टन और वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हो। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ से अगला नाम अगर आप देखोगे तो वो निकल कर आता है मोहित शर्मा जी का। मोहित शर्मा जी है जो एक और प्लेयर है जो कैप्टनसी का काम कर सकते हैं। और राशिद खान है। राशिद खान का नाम क्यों ऐड है वो भी आपको आगे बताऊंगा। वैसे तो जरूरत नहीं है क्योंकि राशिद खान हर मैच में अच्छा कर सकते हैं। तो यहाँ पे 4 नाम निकल कर आए। टोटल आपके सामने मैंने 7 नाम रखे हैं जिनके बहुत हाई चांसेस होंगे कि ये कैप्टन वाइस कैप्टनसी की दौड़ में आगे ही रहेंगे और इनमें से आपको कैप्टन वाइस कैप्टन अपना देखने मिल जाएगा। सिचुएशन की कुछ बातें अगर करें तो मोहित शर्मा पहली इनिंग के, मतलब फर्स्ट इनिंग में गेंदबाजी कर रहे हैं तो ज्यादा ऑप्शन अच्छे होंगे, सेकंड इनिंग में थोड़े से कम हो जाएंगे। बाकी ओमारजई, सुदर्शन और राशिद खान ये दोनों इनिंग्स में बेहतर कर सकते हैं। आप इनको दोनों इनिंग्स में चाहो तो ट्राई कर सकते हो। तो टोटल आपके पास में 6 नाम है। 5 ही नाम है वैसे देखा जाए तो, जिनमें से दोस्तों कंडीशनल हैं। एक तो मोहित शर्मा पहली इनिंग के लिए गेंदबाजी के लिए ट्राई कर सकते हो और दुबे पहली इनिंग की बैटिंग के लिए ट्राई कर सकते हो। तो कुल मिलाकर आपके पास 5 ही नाम ऐसे हैं जिन पर आप ज्यादा फोकस करके चलिएगा, जो आपको कैप्टन वाइस कैप्टनसी का काम करके दे सकते हैं। अब यहाँ से सीधे चलते हैं दोस्तों, हम बात कर लेते हैं रिकॉर्ड्स के बारे में। कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स जो जरूरी हैं, जो वेन्यू से रिलेट करते हैं। तो अगर आप देखोगे ऋतुराज गायकवाड़ ने इतना कुछ खास नहीं किया है, बस 36 का एवरेज है और 2 ही 50 है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर मैं इसको कैप्टन के लिए कह रहा हूँ तो इसके पीछे का रीजन है हमारी डिटेल्ड वीडियो में। वहां आप देखेंगे कि इन्होंने गुजरात के सामने हमेशा अच्छी बैटिंग की है। अजिंक्य रहाणे का बैटिंग एवरेज इस मैदान पर सिर्फ 17 का है। शिवम दुबे का बैटिंग एवरेज इस मैदान पर सिर्फ 29 का है। रविंद्र जडेजा का 21 का एवरेज है और MS धोनी का बैटिंग एवरेज 40 का है। हालांकि इनकी बैटिंग अधिकतर मैचेस में नहीं आती है। और रविंद्र जडेजा ने 38 इनिंग में निकाला है 30 विकेट, दीपक चहर ने निकाला है 15 इनिंग में 20 विकेट और तीक्षाना ने इस मैदान पे 8 इनिंग में 3 विकेट निकालकर दिए हुए हैं। और वहीं अगर हम बात करते हैं गुजरात की, तो गुजरात की तरफ देखेंगे तो रिद्धिमान साहा का बैटिंग एवरेज 17 है। शुभमन गिल का बैटिंग एवरेज इस मैदान पे सिर्फ 24 का है। साई सुदर्शन का बैटिंग एवरेज इस मैदान पे लगभग 100 और 5 बार 50 से ऊपर का स्कोर है। मिलर, विजय शंकर और राहुल तेवटिया ने कुछ खास किया नहीं है। राशिद खान के पास 8 विकेट है। साई किशोर ने इस मैदान पे बहुत अच्छी गेंदबाजी की हुई है।
बहुत अच्छी गेंदबाजी की हुई है। आप इनको एक पंटर के तौर पे, मतलब बिल्कुल हद से ज़्यादा बड़ा रिस्की के तौर पे एक बार ट्राई करके देख लेना। बाकी क्योंकि इनको गेंदबाजी ऐसे टॉप मोमेंट पे नहीं मिलती जहाँ पे विकेट मिलना चाहिए, जो मैंने अभी तक देखा है। राशिद खान को गेंदबाजी कब मिलेगी? आप देखोगे जब विकेट के चांसेस अच्छे हो जाएंगे, बल्लेबाज को सामने वाली टीम को अटैक करने की ज़रूरत पड़ेगी, आप राशिद खान को लेकर आएंगे, वहाँ सामने वाला टीम प्लेयर रिस्क लेगा, विकेट मिल जाएगा। अधिकतर टाइम पे राशिद खान को ऐसे टाइम पे गेंदबाजी भी मिलती है, इस वजह से भी उनको विकेट मिलता है। और इनको मिलेगी कब? जब ओवर निकालने हैं। जैसे कि एक विकेट चला गया, साई किशोर को ओवर दे दो। क्यों? क्योंकि ओवर निकालना है। ये ऐसी सिचुएशन में इनको गेंदबाजी मिलेगी, तो फिर विकेट कहां से मिलेगा? इस वजह से दोस्तों दिक्कत है। नॉर्मल में जब ये TNPL खेलते हैं या फिर कोई दूसरा ऐसा डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं, तो वहां पे ये अपने आप में स्टार हैं, साई सुदर्शन। लेकिन अब यहाँ पे स्थिति क्या बन रही है, जो आपको समझा रखता हूँ कि पहला विकेट गिरा, उन्होंने कहा लाओ एक ओवर निकलवाओ, सुदर्शन से गेंदबाजी करा लो। अगला जब भी विकेट गिरा तो उन्होंने कहा लाओ सुदर्शन से विकेट निकलवा लो, बल्लेबाज हिट नहीं करेगा इस ओवर में, लाओ इनसे ओवर करवा लो। तो उस स्थिति में विकेट के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, और इसी वजह से इनको IPL के अंदर उतने बेहतर विकेट नहीं मिल पाते हैं। दोस्तों ये कंडीशंस हैं, बहुत मतलब ऐसा रहता है कि डिपेंड करता है बहुत हद तक कप्तान के ऊपर कि किसको हीरो बनाना है। अब राशिद खान को विकेट दिलवाना है तो कब गेंदबाजी करवानी है कि भैया बहुत देर हो गई, बाउंड्रीज नहीं आई है, 2-3 ओवर निकल गए, 4 ओवर निकल गए, बल्लेबाज हिट करेगा, पता है हमें, राशिद खान से ओवर डाला, बल्लेबाज ने हिट किया, आउट हो गया। ये बहुत हद तक डिपेंड करता है दोस्तों अपने कप्तान के ऊपर भी। मोहित शर्मा डेथ ओवर में गेंदबाजी करते हैं, 10 ओवर के बाद तो शुरुआत करते हैं। 10 ओवर के बाद शुरुआत करेंगे तो चांसेस हाई हो जाते हैं, क्योंकि बल्लेबाज हिट करता है वहाँ पे, इसलिए 18 विकेट भी इनके खाते में दर्ज हैं, और इसीलिए हम इनको GL में कैप्टन वाइस कैप्टनसी की दौड़ में भी रखते हैं। अब चलिए चेन्नई की हम बात कर रहे थे, और चेन्नई को पिछले साल का सीजन कुछ इस तरीके का था कि 4 बार आउट हुए थे चाइना मैन के सामने, ठीक है, 1 बार आउट हुए थे लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलिंग के सामने, 10 बार लेफ्ट आर्म मीडियम के सामने, 3 बार ऑर्थोडॉक्स के सामने, राइट आर्म फास्ट बॉलिंग 5 बार, 18 राइट आर्म मीडियम, और लेग ब्रेक के सामने 22 बार आउट हुए थे। और पिछले मैच में क्या हुआ था, मुझे याद है, मैं लिखना रह गया इसमें। लेफ्ट आर्म मीडियम एक आउट किया था, यश दयाल ने 1 विकेट निकाला था, 1 विकेट लेग ब्रेक के पास में था, और एक विकेट और गया था, राइट आर्म मीडियम ने निकाला था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ उसमें, ठीक है। तो ये हमने लास्ट मैच के अंदर देखा था। अब स्थिति कुछ ऐसी है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलिंग के सामने अगर आप देखोगे तो टोटल 11 विकेट है। टोटल 11 जो विकेट हैं वो लेफ्ट आर्म ने निकाले हैं। तो स्पेंसर जॉनसन अकेले लेफ्ट आर्म है यहाँ पे, जिनके पास में अच्छा मौका है कि चेन्नई के खिलाड़ियों के विकेट निकाल सकें। हालांकि टोटल 15 मैचेस हो चुके हैं, 15 मैचेस में 10 या 11 आउट बहुत ज़्यादा नहीं है, तो इसीलिए आप लगभग 1 विकेट वाला काम मान के चल सकते हो। फिर इसके बाद ऑर्थोडॉक्स को इस टीम ने बहुत ज़्यादा विकेट नहीं दिए हैं। आर साई किशोर सामने वाली टीम के पास मौजूद हैं, तो इसीलिए आर साई किशोर का भी दोस्तों से बहुत बड़ा काम टीम के हिसाब से तो नहीं दिखता है। फिर राइट आर्म फास्ट बॉलिंग उमेश यादव यहाँ पे मौजूद हैं, टोटल 5 विकेट इन्होंने दिए थे पिछले साल में, तो ये भी बहुत बड़ी दिक्कत नहीं लगती है। और अजमतुल्ला ओमारजई और मोहित शर्मा 2 यहाँ पे राइट आर्म मीडियम मौजूद हैं, और टोटल इस टीम ने 19 विकेट दिए हैं 16 मैचेस में। 16 मैचेस में सिर्फ 19 बार राइट आर्म मीडियम को विकेट दिया है, तो वो भी कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं लगती है। दिक्कत लगती है तो सिर्फ है स्पिन गेंदबाजी, जो कि है लेग ब्रेक गेंदबाजी। राशिद खान जो है वो इनके लिए मुसीबत थोड़ी ज़्यादा बड़ी बन सकते हैं। अगर पिच ने थोड़ी सी भी मदद कर दी ना, तो ये राशिद खान के पास मौका है कि 3 से लेकर 4 विकेट मार दें। इसीलिए राशिद खान एक अच्छा ऑप्शन बनेंगे इस मैच के GL के लिए। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर आप देख रहे हैं तो सिर्फ एक राशिद खान ऐसे हैं जो भारी पड़ सकते हैं। पुराने रिकॉर्ड के हिसाब से देखा जाए ग्रैंड लीग में इनको वाइस कैप्टन ट्राई किया जा सकता है। फिर वहीं अगर हम गुजरात की बात करें तो गुजरात को लास्ट मैच में राइट आर्म फास्ट बॉलिंग ने ही 5 विकेट निकाल दिए थे। अब क्वालिटी फास्ट बॉलर है और 2-2 हैं, एक नहीं जोड़ 2 हैं। कोइजी ने गेंदबाजी की थी और बुमराह ने गेंदबाजी की थी। अगर ऐसी स्थिति बनेगी तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते, और दोनों क्वालिटी वाले हैं। यहाँ पे राइट आर्म फास्ट बॉलिंग नहीं है। इससे पहले पिछले पूरे साल में 5 विकेट गए थे राइट आर्म फास्ट बॉलिंग के, और पिछले ही मैच में 5 चले गए। इसके पीछे एक छोटा सा रीजन और भी है कि हार्दिक पांड्या नहीं है टीम में। हार्दिक पांड्या के नहीं होने से क्या हो गया कि ब्रेक खत्म हो गया वहाँ पे। नहीं तो नॉर्मली क्या आता, हार्दिक पांड्या आते थे, इंटरनेशनल प्लेयर हैं, खेलना जानते हैं, डिफेंस कर जाते हैं, कई बार रोक लेते हैं। लेकिन अब जैसे ही अब हार्दिक पांड्या का ब्रेक हटा तो बुमराह ने आया, 5 रन मार दी। अब पूरे सीजन आपको इस पूरे IPL के सीजन में गुजरात की टीम फास्ट बॉलिंग के सामने स्ट्रगल करेगी, आप देखिएगा, अच्छे फास्ट बॉलर के सामने। अब यहाँ पे देखें लेफ्ट आर्म मीडियम को इस टीम ने 12 विकेट दिए टोटल। मुस्तफिजुर रहमान यहाँ पे मौजूद है।
तो वही एक आध एक विकेट वाली स्थिति दिख रही है, वो भी डेथ के आसपास समझ सकता हूं। ऑर्थोडॉक्स को इन्होंने दिए हैं 9 विकेट। सचिन रविंद्र और रविंद्र जडेजा यहाँ पे मौजूद हैं, 9 विकेट दिए हैं। और पिछले साल की हम बात कर रहे हैं। राइट आर्म फास्ट बॉलिंग को पिछले ही मैच में 5 विकेट और पहले टोटल 5 विकेट दे चुके, मैं आपको समझा चुका हूं। लेकिन यहां पे बात आती है राइट आर्म मीडियम की। राइट आर्म मीडियम में दीपक चहर और तुषार देशपांडे के पास में अच्छा मौका है, क्योंकि इस टीम ने 15 मैचेस में 33 विकेट दिए, ऑलमोस्ट डबल है। मतलब ज्यादातर जो विकेट है इन्होंने राइट आर्म मीडियम को ही दिए हैं। और इसके अलावा राइट आर्म ऑफ ब्रेक को सिर्फ 5 विकेट दिए हैं और लेग ब्रेक को इन्होंने 11 विकेट दिए हैं। तो लगभग अभी आपको जो मेन फोकस करना है वो ये 2 खिलाड़ियों पे कर सकते हो। इसके अलावा इनको भी लगभग 1 या 2 विकेट मिल जाएगा। अब यहाँ पे अंदर ये है कि दीपक चहर तुषार देशपांडे 2 गेंदबाज है और यहाँ पे रविंद्र जडेजा अकेले गेंदबाज है। सचिन रविंद्र उतनी गेंदबाजी नहीं करते हैं, तो ऑलमोस्ट 1 विकेट तो इनके खाते में आना चाहिए। तो ये वो गेंदबाज है जिन पर आप फोकस कर सकते हो। यहाँ से राशिद खान, अगर कहीं गेंदबाजों को कैप्टन वाइस कैप्टन करना है तो, और यहाँ से मेरे हिसाब से दीपक चहर पावर प्ले के हैं तो सिर्फ देशपांडे, इसके अलावा कुछ नहीं है। वो देशपांडे के बारे में मैंने आपको बताया भी था पीछे, वैसा ही कुछ है। अब बात करते हैं कुछ ऐसे खिलाड़ियों के बारे में जो सेफ रहेंगे। सेफ से मेरा मतलब ये है कि चांसेस बहुत हाई है कि जो आपको ड्रीम टीम में देखने मिल जाएंगे। ड्रीम टीम मतलब समझ रहे हो ना, जो टॉप मैच होने के बाद में जो हमें दिखता है कि हाँ भाई ये खिलाड़ी ले लेते, तो ये आपको कंफर्म आपको ड्रीम टीम में नजर आते हैं। चांसेस अच्छे हैं। पहला नाम है रिद्धिमान साहा का। रिद्धिमान साहा क्यों है? क्योंकि विकेट कीपर में आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। जो धोनी है, एमएसडी अपने पास है, लेकिन अब आप कहोगे कि एमएसडी को इतनी जोर से अंडर एस्टिमेट क्यों कर रहे हो? कारण इतना सा है कि उनका सिर्फ परफॉर्मेंस ग्लव्स पे डिपेंड करेगा, अब बल्लेबाजी पे नहीं करेगा, और ये बल्लेबाजी प्लस आपको दे सकते हैं। इसीलिए रिद्धिमान शाह के चांसेस अच्छे हैं कि अगर इन्होंने 25 पॉइंट भी किए तो ये आ जाएंगे ड्रीम टीम में। इसके बाद है साई सुदर्शन से उम्मीद है मुझे कि ये आपको ड्रीम टीम में नजर आ जाएंगे, रिकॉर्ड अच्छा है। डायरन मिचेल और ऋतुराज गायकवाड़, इसके अलावा अजमतुल्ला ओमारजई और मोहित शर्मा। मोहित शर्मा थोड़ा बस फर्स्ट इनिंग की बात है, अगर फर्स्ट इनिंग में गेंदबाजी नहीं कर रहे हैं तो फिर इनको हम छोड़ सकते हैं। कुछ खिलाड़ी कंडीशनल होते हैं, मैं हमेशा आपको बताता हूं, जो कंडीशंस पर डिपेंड करते हैं। तो 1, 3, 4 और ये 5, ये 5 खिलाड़ी बहुत हद तक कंफर्म है। ये अगर फर्स्ट इनिंग में गेंदबाजी करेंगे तो कंफर्म हो जाएंगे। इसके बाद नंबर 2 पे आपको मिलते हैं हमारे डिफरेंशियल प्लेयर्स। डिफरेंशियल प्लेयर्स से हमारा मतलब ये है कि ये स्कोर करने के चांसेस इनके ठीक है, एवरेज हैं, और कुछ रिकॉर्ड के बेसिस पे भी है। बस स्थिति ऐसी बनेगी कि कुछ पिच पे डिपेंड करेगा, कुछ डिपेंड करेगा कि पहले गेंदबाजी कर रहे हैं, सेकंड कर रहे हैं उस पर, और कुछ परफॉर्मेंस के टाइमिंग पे डिपेंड करेगा। अजिंक्य रहाणे, अगर दोस्तों आप देख सकते हो कि अजिंक्य रहाणे आपको चांसेस हैं कि अच्छा करते हुए नजर आएंगे अगर पहला विकेट जल्दी जाता है तो। इसके बाद जडेजा आपको करके दे सकते हैं अगर स्पिन ट्रैप हुआ तो। राशिद खान के चांसेस ठीक हैं, फिर भी स्पेंसर जॉनसन आपको परफॉर्मेंस करते हुए नजर आ सकते हैं 1 से 2 विकेट का, वो भी सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट इनिंग के अंदर। तो यहाँ पे एक सिर्फ राशिद खान को मैं ऐसा मानूंगा जिनके चांसेस अच्छे हैं कि ये आपको ड्रीम टीम में एंटर होते हुए नजर आ जाएंगे। बाकी ये जो 3 प्लेयर हैं इनके चांसेस थोड़े से कम मान के चल रहा हूँ, बाकी राशिद खान के चांसेस थोड़े अच्छे हैं। फिर आता है रिस्की प्लेयर। रिस्की प्लेयर से हमारा मतलब ये है कि ऐसे खिलाड़ी जो रिस्क के तौर पर ही ड्रीम टीम में एंटर कर पाएंगे। मतलब इनके लिए बहुत बड़ी ऐसी स्थिति चाहिए कि जैसे कि अगर धोनी की हम बात करें तो यहां पर रिद्धिमान शाह का 0 पर आउट होना जरूरी है। अगर रिद्धिमान शाह का 0 पर आउट होते हैं तब जाकर धोनी और रिद्धिमान शाह का दोस्तों फिर बैटल शुरू होगा ग्लव्स से, और जिसमें धोनी जीत सकते हैं, क्योंकि धोनी के पास में स्टंपिंग के चांसेस बहुत बढ़िया होते हैं और विकेट कीपिंग में भी इनको लगभग 1 या 2 कैच तो हर मैच में मिल जाता है। तो तब जाकर कहीं इनकी बैटल शुरुआत होगी। इसके लिए जरूरी है कि रिद्धिमान शाह का 0 पे आउट होना। तो ऐसा अगर आपको लग रहा है कि शाह आएंगे पहले या दूसरी गेंद पर आउट हो जाएंगे तो जाके आप धोनी को टीम में रखिएगा, अदरवाइज आपको धोनी को रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि एक भाई ने कमेंट किया था मुझे आज की वीडियो में, जो डिटेल वीडियो हमने डाली थी उसमें उसने मुझे कहा कि तुम धोनी को ऐसा कर रहे हो, वो देखना इस मैच में रन ठोकेगा और तुम्हें दिखा देगा। दोस्तों मुझे धोनी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे बात इतनी थी कि वो 8वें नंबर पे बैटिंग करने आते हैं, 7वें 8वें नंबर पे। अगर आपको लग रहा है कि 8वें नंबर का प्लेयर कंपीट कर पाएगा ओपनर को तो अच्छी बात है, आप रख लीजिएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद तुषार देशपांडे है। दोस्तों डेथ ओवर में गेंदबाजी मिले, पिछले साल का फॉर्म वापस आए, ये 2-4 चीजें लगेंगी, इसलिए तुषार देशपांडे पिछले साल अच्छा किया था। अब ऐसे खिलाड़ी जिनका सिलेक्शन बहुत ज्यादा है लेकिन फेल हो सकते हैं, कारण है वो भी बताया जाएगा। एक तो दोस्तों रहमान है, मुस्तफिजुर रहमान कभी भी 4 विकेट वाले प्लेयर है ही नहीं, और रिसेंटली तो बिल्कुल भी नहीं है।
पहले कभी निकाला करते थे लेकिन रिसेंटली नहीं, पिछले मैच में बल्लेबाजों की गलती मानता हूं, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा 1 विकेट मान के चल रहा हूं। और जो लोगों ने 90% सिलेक्शन बनाया है ना, उनके लिए मुसीबत बन सकती है। बहुत अच्छी गेंदबाजी हो गई या फिर बल्लेबाजों ने बहुत बड़ी गलतियां की तो 2 विकेट मान लो, इससे ज़्यादा नहीं है। लेकिन जो पिछले मैच को देखकर लोगों ने 90% सिलेक्शन बनाया ना, वो थोड़ा सा मुश्किल है। इसीलिए ये मेरे डिफरेंशियल पिक में, सॉरी, हाईली सिलेक्टेड बट कैन बी फेल प्लेयर में एक और नाम ऐड करना चाहूँगा, पर वो लिखा नहीं है क्योंकि लोग आंख बंद करके पीछे चले जाते हैं। वो है शुभमन गिल का। शुभमन गिल, इनका रिकॉर्ड अच्छा नहीं है इस टीम के सामने खास तौर से, तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये जल्दी विकेट फेंक के जा सकते हैं। शुभमन गिल पे थोड़ा सा मैं रोक के चलूंगा। ये भी मेरी हाईली सिलेक्टेड बट कैन बी फेयर प्लेयर में शामिल है, क्योंकि आपने इनका नाम पीछे कहीं भी नहीं देखा होगा, ना सेफ प्लेयर में, ना रिस्की में, ना डिफरेंशियल में, तो मैंने इनको यहीं पे रखना सही समझा है। अब टीम कॉम्बिनेशन की बात कर ली जाए तो रिद्धिमान शाह मेरी हर एक टीम में रहेंगे विकेट कीपर के तौर पे, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं इसका रीजन। अब यहाँ पे देखिएगा, अजिंक्य रहाणे, डायरल मिचेल और साई सुदर्शन हमारी टीम में है। अगर ऋतुराज गायकवाड़ का विकेट जल्दी चला जाए, ग्राउंड रिकॉर्ड उनका अच्छा नहीं है, दूसरा जो विकेट अगर जल्दी चला जाए वो है शुभमन गिल का। ये दोनों अगर जल्दी आउट होते हैं तो फिर रचिन रविंद्र जो कि ओपन करेंगे, नंबर 3 आएंगे अजिंक्य रहाणे, नंबर 4 आएंगे डायरल मिचेल, जडेजा बैटिंग करने आ जाएंगे। ओमार जई जो कि कप्तान है मेरी इस टीम के, राशिद खान को मैंने रखा हुआ है। दीपक चहर, जो कि दीपक चहर क्यों है, क्योंकि शुभमन गिल को गेंदबाजी में आउट करें, इनके चांसेस अच्छे होंगे। मोहित शर्मा और स्पेंसर जॉनसन। अगर ये टीम पहले गेंदबाजी कर रही है गुजरात की टीम, तो उस स्थिति के लिए ये कॉम्बिनेशन तैयार किया है जिसमें ओमार जई नंबर 3 नंबर 4 बैटिंग भी करेंगे, नंबर 4 ही करेंगे, 3 क्या करेंगे। और मोहित शर्मा जो है ये जो डेथ ओवर में अच्छी गेंदबाजी करके विकेट निकालते हैं, उसके पीछे हमने इनको रखा हुआ है। फिर आते हैं हम इस तरफ, इस कॉम्बिनेशन की अगर बात करेंगे तो इसमें गिल है और गायकवाड़ भी हैं। बाकी इसमें डायरल मिचेल और अजिंक्य रहाणे को नहीं रखा है। क्यों नहीं रखा है? क्योंकि इसमें हमने राशिद खान को कैप्टन बनाया है। अजिंक्य रहाणे भी स्पिन को उतना बढ़िया नहीं खेलते, डायरल मिचेल भी उतना बढ़िया नहीं खेल पाएंगे, राशिद खान को नहीं खेल पाएंगे, बाकी को खेल सकते हैं। तो 2 विकेट में ये लगातार मान के चल रहा हूँ कि राशिद खान के एक ही ओवर में ये 2 विकेट या लगातार विकेट आ जाए तो जो राशिद खान है वो कैप्टन वाला काम हो जाएगा। फिर वाइस कैप्टन हमने रविंद्र को रखा है। इसके बाद शिवम दुबे और जडेजा को टीम में रखा है, जो कि उनके बाद बैटिंग करने आएंगे। और यहाँ से ओमार से, यहाँ से पूरा टॉप ऑर्डर रख लिया है, सेकंड इनिंग या फर्स्ट इनिंग जब भी बैटिंग करेंगे ये। और मुस्तफिजुर रहमान सिर्फ डेथ ओवर की गेंदबाजी के लिए, और मोहित शर्मा भी सिर्फ डेथ ओवर की गेंदबाजी के लिए। इसके बाद जो तीसरा कॉम्बिनेशन है आपके सामने, रिद्धिमान शाह एक बार फिर से रिपीट होंगे। यहाँ पे डायरल मिचेल, गायकवाड़ और समीर रिजवी रखा है। अगर कहीं किसी भी परिस्थिति में टॉप ऑर्डर बिखर जाता है, मान लीजिए कि ना तो गायकवाड़ चले, ना चले हमारे रचिन रविंद्र, और इसके अलावा रहाणे की भी स्थिति कुछ इस तरह की रही, तो फिर हमने मिचेल, गायकवाड़ और शिवम दुबे को हमने कैप्टन किया। लेकिन यहाँ पे पहली बैटिंग करना जरूरी है, इसके लिए किसको? चेन्नई सुपर किंग को। ओमार जई, विजय शंकर और राशिद खान तीनों मेरी टीम में हैं, और दीपक चहर और स्पेंसर जॉनसन को हमने रखा हुआ है। फिर इसके बाद यहाँ से अगर हम बात कर रहे हैं इस वाले कॉम्बिनेशन की, रिद्धिमान शाह, वाइस कैप्टन डायरल मिचेल हैं, और कैप्टन बनाया है साई सुदर्शन को। गायकवाड़ टीम में है, गिल है, शिवम दुबे हैं, ओमार जई, राशिद खान, तुषार देशपांडे, रहमान और मोहित शर्मा को टीम में रखा हुआ है। तो दोस्तों ये जो सारे कॉम्बिनेशंस हैं जो इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे हमने तैयार किए हैं, अगर आपको लगता है कि कुछ बदलाव होना चाहिए तो आप कर सकते हो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का दिया है, वहाँ से पिच रिपोर्ट आपको मिल जाएगी, और पूरी इन्फॉर्मेशन देख लेना डिटेल वीडियो में। और ध्यान रखिए, दिस गेम में भी हैबिट फॉर्मिंग और फाइनेंशियली रिस्की, सो प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली। मिलते रहेंगे आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में एक बार फिर, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय महाकाल।